हाँ तो बच्चों, जनन द्रव्य को आज हम आगे पढ़ते हैं। जनन द्रव्य का वर्गीकरण। ये जनन द्रव्य कितने प्रकार का हो सकता है, इसके दो आधार हमने बनाए हैं। पहला ग्राम्यन के आधार पर और दूसरा है उत्पत्ति स्थल के आधार पर। ग्राम्यन के आधार पर एकदम सिंपल दो प्रकार का हो सकता है। एक तो कृषि जनन द्रव्य, जिसको ऐसे पौधों की किस्में जिनको हम खेती के अंदर उगाते हैं, जिनकी रेगुलर खेती बाड़ी करते हैं और जो हमारे लिए अनाज वगैरह इन सब के संसाधन। इसके अलावा जो जंगली, जो हमें जंगल में मिलते हैं, तो ऐसी किस्में जो जंगल में पाई जाती है। तो ये सारे के सारे हो गए ग्राम्यन के आधार पर। फिर उत्पत्ति स्थल के आधार पर देशी, मतलब हमारे देश में या फिर एक पर्टिकुलर क्षेत्र जो राजस्थान है, ठीक है, तो वो देशी हो गई। उस पर्टिकुलर क्षेत्र में बहुत लंबे समय से उगाई जा रही है, तो वो देशी जनन द्रव्य हो गया। और विदेशी, अगर हम किसी दूसरी कंट्री से, ठीक है, या फिर अगर देश में है तो दूसरे स्टेट से अगर कोई वैरायटी, कोई किस्म लेकर आते हैं, तो वो विदेशी जनन द्रव्य होगा। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल है। फिर हम बात करेंगे जीन कोश के बारे में कि जीन कोश क्या होता है, कि जो प्रजातियां, जितने भी प्रजातियां हैं पादपों की किस्मों, ठीक है, उनके मध्य अगर संकरण होता है या फिर हो सकता है, ठीक है, संकरण होता है या फिर हो सकता है, तो इन सभी प्रजातियों में जो उपस्थित जीन है और उनके जो युग्म विकल्पी जो विकल्पी होते हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं, जीन कोश। तो सिंपली बोला जाए, ऐसी प्रजातियां जिनके मध्य संकरण होता है या फिर हो सकता है, ठीक है, उन सब में पाए जाने वाले जीन्स और उनके जीन विकल्पियों को हम क्या बोलते हैं, जीन कोश। ठीक है, फिर जीन कोश का वर्गीकरण होता है तीन भागों में इसे वर्गीकृत किया गया है, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक। प्राथमिक का मतलब, प्राथमिक जीन कोश में वो प्रजातियां आती हैं जिन प्रजातियों में संकरण सफल होता है, मतलब उसमें कोई कठिनाई होती है, उन प्रजातियों के मध्य संकरण आसानी से हो जाता है। और इनके अंदर जो F1 जो इनकी जनरेशन होती है, पीढ़ी होती है, उसमें जितनी भी किस्में हम प्राप्त करते हैं वो फर्टाइल होती है। ठीक है, वो संकर होती है, फर्टाइल होती है। द्वितीयक जीन कोश में वो प्रजातियां होती हैं जिनका अगर हम संकरण प्राथमिक में पाए जाने वाले प्रजातियों से अगर हम करवाते हैं, तो वो संकरण थोड़ा कठिन होता है, मतलब आसानी से नहीं हो पाता है। अगर संकरण उनमें हो जाता है, तो जो उनकी F1 पीढ़ी है, या तो फर्टाइल होगी या फिर बंदे होगी, या फिर वो पार्शियल फर्टाइल, मतलब तीनों कंडीशन इसमें हो सकती है। बंदे भी हो सकती है, फर्टाइल भी हो सकती है, फर्टाइल इन उर्वर जो आगे जननक्षम, या फिर पार्शियल फर्टाइल की कुछ एक उसमें जो जननक्षम होंगे, कुछ एक नहीं होंगे। तो ये हो गया द्वितीय जीन कोश। अब हम तृतीय जीन कोश की बात करेंगे। इसमें जितनी भी प्रजातियां पाई जाती हैं, अगर उनका संकरण हम प्राथमिक में पाए जाने वाले प्रजातियों से करते हैं, तो बहुत ज्यादा कठिन होता है, इजीली नहीं हो पाता है, उसको करने में बहुत टाइम लगता है। और अगर संकरण हो भी जाता है, तो उसमें जितने भी F1 पीढ़ी के जो पौधे हम प्राप्त करेंगे, सारे के सारे कैसे होंगे, बंधे। कैसे होंगे, बंधे, मतलब उनमें जनन क्षमता नहीं होती है। तो ये तो हो गया जीन कोश, और इसके वर्गीकरण के आधार पर तीन भागों में हमने विभाजित कर दिया। अब बात करेंगे जनन द्रव्य संरक्षण। जनन द्रव्य संरक्षण क्या होता है, इसको ऐसे संरक्षित करना कि जननक्षम बढ़ा है, कि जो भी जनन द्रव्य है किसी भी पादप प्रजाति का, उसको अगर हम बस सिंपल भाषा में बोले तो उसको इस तरह से संरक्षित करें कि इसमें जनन क्षमता बने रहे, मतलब ये अपनी नई पीढ़ी को जन्म दे सके। मतलब बीज इनसे बन सके, बाद में अगर इनको उगाएं तो डायरेक्ट या तो खेत में उगाकर इनको जननक्षम बनाया जा सकता है, या फिर इनको जहां पर भी इनको जहां पर भी संरक्षित किया जाता है, वहां से एकदम से निकालकर जब हम खेत में उगाएंगे तो इनमें जनन क्षमता होनी चाहिए। तो ये है जनन द्रव्य संरक्षण। अब इसकी दो विधियां हैं। पहली है स्वस्थान संरक्षण। कौन सा, स्वस्थान संरक्षण, और दूसरी है बाह्य स्थान संरक्षण। जैसे कि नाम से पता लग रखा है, स्व, ठीक है, इन सीटू संरक्षण, मतलब जहां पर वो प्रजाति उग रही है, पाई जाती है प्राकृतिक तौर पर, उसी स्थान पर उसका संरक्षण करना, प्राकृतिक आवास में संरक्षण करना। कि कोई पादप, जैसे कि मान लो राजस्थान के एक पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर उगता है, वो बहुत लंबे समय से वहीं पर उग रहा है, तो उसको वहीं उसी स्थान पर उसको संरक्षण प्रदान करना, ठीक है, उसे बोलते हैं हम स्वस्थान संरक्षण।
जीन सेंचुरी क्या होती है? मानव गतिविधियों के लिए निषेधित क्षेत्र होता है। जीन सेंचुरियां वो क्षेत्र होते हैं जिनके अंदर पादपों को इस तरीके से या फिर इनके जो जनन द्रव्य इसको इस तरह से सुरक्षित किया जाता है कि वहां पर मानवों की जो गतिविधि है जैसे कि आवास है, कृषि वगैरह, ये सब निषेधित होती है। तो इनके अंदर थोड़ा ज्यादा संरक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो ये एक तरह से स्वस्थान संरक्षण का ही भाग है जीन सेंचुरी। फिर हम बात करेंगे बाह्य स्थान संरक्षण, मतलब प्राकृतिक आवास से बाहर। जैसे नाम से पता लग रहा है कि प्राकृतिक आवास से दूर अगर हम किसी प्रजाति की किस्म का अगर हम संरक्षण करते हैं तो उसे हम बोलते हैं प्राकृतिक आवास, बाह्य स्थान संरक्षण। ठीक है, अब इसके कई तरीके होते हैं। एक तो बीज बैंक है, तो विभिन्न प्रकार के बैंक इनके स्थापित किए जाते हैं। जैसे कि बीजों को जहां सुरक्षित किया जाए लंबे समय तक, वो बीज बैंक हो गए। पादप या फिर क्षेत्र बैंक, जहां पादप या फिर एक फील्ड यानी खेत, उसके अंदर पादपों को सुरक्षित किया जाए, बार बार उन्हें उगाकर सुरक्षित किया जाए, तो पादप क्षेत्र बैंक कहलाएगा। ठीक है, फिर तीसरा है प्ररोहाग्र बैंक। प्ररोहाग्र स्टेम होता है, ऊपर वाला भाग होता है, तो उसको अगर सुरक्षित करने के लिए जो बैंक स्थापित किए जाते हैं वो प्ररोहाग्र बैंक कहलाते हैं। एक कोशिका अंग क्षेत्र, जो कोशिका जेनेटिक्स, उसमें हम आनुवांशिक अभियांत्रिकी में पढ़ेंगे, प्लांट टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर कोशिका अंग टिश्यू कल्चर, इसके अंदर टिश्यू कल्चर के अंदर हम इनको पढ़ेंगे। जो कोशिकाएं होती हैं या फिर इनके जो भाग होते हैं, स्पेसिफिक भाग, जैसे कि ऊतक है, किसी स्टेम का ऊपर वाला भाग है, ठीक है, रूट के जो नीचे रूट टिप्स होती है, शूट टिप्स है, इनको अगर हम संरक्षित करें तो इनके लिए जो बैंक स्थापित किए जाते हैं उन्हें कोशिका अंग बैंक कहते हैं। और ये किससे रिलेटेड है? टिश्यू कल्चर से, ऊतक संवर्धन से रिलेटेड। एक है डीएनए बैंक, जहां पर बहुत ही कंसंट्रेट मात्रा के अंदर इनको डीएनए को, जो डीएनए होते हैं पादपों के, उनको संरक्षित किया जाता है। बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये तरीके हो गए बाह्य स्थान संरक्षण के। अब बात करेंगे कि जनन द्रव्य संग्रह केंद्र क्या होते हैं, ये जीन बैंक क्या होते हैं। तो किसी भी फसल एवं उसके जो जंगली संबंधी है, इनकी जो किस्मों के जीनी प्रारूप है, जितने भी इनके जीनी प्रारूप है, इनके जो संरक्षण करने को हम क्या बोलते हैं? जनन द्रव्य संग्रह। जहां पर भी इनको सुरक्षित किया जाता है, कोई भी फसल है या फिर उसके जितने भी भाई बंधु संबंधी हैं, उनके जितने भी जीनी प्रारूप है, मतलब हम बोलते हैं जीन कोश। ठीक है, उन सबको अगर हम जहां पर भी सुरक्षित करते हैं वो क्या कहलाता है? जीन बैंक या जनन द्रव्य संग्रह। ठीक, अब देखो जनन द्रव्य संग्रह में कौन कौन सी क्रियाएं की जाती है। पहली है संग्रह, दूसरा फिर उसको सुरक्षित करने की, फिर उसके बाद मूल्यांकन किया जाता है कि जो भी हम सुरक्षित कर रहे हैं वो उस गुणवत्ता के अनुसार है कि नहीं, उसमें जो गुण, जिस गुण के लिए हमने उसे रखा है कि नहीं। ठीक, फिर उसके बाद उसे सूचीबद्ध किया जाता है, मतलब उसकी जितना भी क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण है पादप वर्गीकरण के अनुसार, उसके अनुसार उसे सूचीबद्ध किया जाता है। फिर उसका गुणन किया जाता है, अगर उसकी मात्रा कम है तो हम उसका गुणन करेंगे ताकि एक निश्चित अमाउंट के अंदर वो हमारे पास प्रेजेंट है। तो गुणन किया जाता है, फिर उसे वितरित कर दिया जाता है, उस जनन द्रव्य को वितरित कर दिया जाता है ताकि वो आगे आने वाले टाइम के अंदर उसको किसी भी तरह का खतरा नहीं रहे। फिर उसको उपयोग में ले लिया जाता है, जैसे किसान बीज की दुकानों से लेकर आते हैं बीज, तो इस तरीके से। ठीक है, अब एक इंस्टीट्यूट के बारे में पढ़ेंगे जो पूरे हमारे नेशनल स्तर के ऊपर काम करता है जनन द्रव्य संरक्षण से रिलेटेड, और उसका नाम है NBPGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी संस्था है इंडियन गवर्नमेंट के अंतर्गत, और ये भारतीय राष्ट्रीय जीन बैंक भी कहा जाता है। इसका मुख्यालय, एक तो ब्यूरो मुख्यालय कहते हैं, और इसके कुछ क्षेत्रीय स्टेशन भी हैं। ठीक है, जैसे कि शायद एक इंदौर में है, इस तरीके से। तो कई विशिष्ट क्षेत्रों के अंदर इनके क्षेत्रीय स्टेशन भी है, जहां पर भी जनन द्रव्य का संग्रहण या फिर उसका संरक्षण किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जनन द्रव्य को बीज बैंकों के रूप में, प्रक्षेत्र बैंकों के रूप में, मंद वृद्धि जो कल्चर्स होते हैं, जिनकी जो गति है किसकी, ग्रोथ की, वृद्धि की जो गति है उसको रोक दिया जाता है, बहुत कम होती है, तो इस
इस तरह की जो कल्चर तैयार करते हैं उन्हें बोलते हैं मंद वृद्धि कल्चर। इसके अलावा एक और तकनीक है, ये सबने पढ़ा होगा, निम्न दाब संरक्षित जायगोटिक एम्ब्रियोज। जो जब पादप जनन के बाद में वो जायगोटिक पादपों की मदद जब जनन हो जाता है तो जायगोटिक जब अवस्था के अंदर होता है, उन एम्ब्रियोज को जायगोटिक अवस्था में ही निम्न दाब पर उन्हें संरक्षित किया जाता है और उसके बाद में उसके आगे आने वाली स्टेजेस रुक जाती है, वो उसी स्टेज तक थम जाता है। तो इस स्टेज के अंदर जायगोटिक एम्ब्रियो वाली अवस्था के अंदर ही इसे संरक्षित किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे इंस्टीट्यूट नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स यहाँ पर इस तरीके से जनन द्रव्य का संरक्षण किया जाता है। तो ये टॉपिक खत्म।